fluid mechanics and properties of matter. प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं मैटर की जो प्रॉपर्टीज है, इलास्टिसिटी। और जो फ्लूइड मैकेनिक्स है, फ्लूइड मैकेनिक्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे, जो हाइड्रोस्टैटिक्स होती है, हाइड्रोस्टैटिक्स में पास्कल्स लॉ और आर्किमिडीज प्रिंसिपल, बायंट फोर्सेस, लॉ ऑफ फ्लोटेशन, ये सब पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे हाइड्रोडायनेमिक्स। हाइड्रो मतलब होता है बेटा लिक्विड, वाटर के लिए यूज करते हैं, तो हाइड्रो मतलब लिक्विड जब स्टैटिक कंडीशन में होता है और लिक्विड जब मोशन में होता है, हाइड्रो। हाइड्रोडायनेमिक्स, हाइड्रोडायनेमिक्स में हमारे पास आ जाएंगे, आपके पास बर्नौलीज थ्योरम आ गई और इसके एप्लीकेशंस, क्रिटिकल वेलोसिटी, स्ट्रीमलाइन एंड टर्बुलेंट फ्लो, रेनॉल्ड्स नंबर, है ना, स्टोक्स लॉ और टर्मिनल वेलोसिटी, ये सब इसमें हाइड्रोडायनेमिक्स में आ जाएंगे। उसके बाद हमारे पास आता है विस्कोसिटी। रेनॉल्ड नंबर विस्कोसिटी में ही पढ़ेंगे हम, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास आता है इसमें सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन में आ गया, सरफेस टेंशन क्या होती है, सरफेस एनर्जी, एंगल ऑफ कांटेक्ट, एक्सेस प्रेशर, ठीक है। जितने भी एप्लीकेशंस होंगे सरफेस टेंशन के, ड्रॉप्स का केस हो गया, बबल का केस हो गया, कैपिलैरिटी हो गया, तो वो सब यहाँ पे हमारे पास सरफेस टेंशन। और इलास्टिसिटी में आपके पास क्या हो गया कि स्ट्रेस रिलेशन हो गया, हुक्स लॉ हो गया, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, शियर मॉडुलस, पॉइजंस रेशियो, इलास्टिक एनर्जी, और ये सारे हमारे पास पैरामीटर्स यहाँ इलास्टिसिटी में आ जाए। तो ये हमारे पास देखा जाए तो टोटल 5 चैप्टर्स हैं इस यूनिट के अंदर जिनको हमें कवर करना है। क्लियर? तो स्टार्ट करेंगे हम, क्योंकि ये 4 चैप्टर फ्लूइड से रिलेटेड है, 1 चैप्टर मैटर की प्रॉपर्टी पे है, तो पहले हम इलास्टिसिटी को कवर कर लेते हैं। सो उसके बाद हम बाकी के पोर्शन कवर करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये आपके नीट के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, तो ध्यान से करना। इसके क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, ज्यादातर थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही मिलते हैं इसमें, लेकिन अगर कुछ न्यूमेरिकल भी आता है तो न्यूमेरिकल भी इतना कोई टफ न्यूमेरिकल नहीं होता, टाइम कंज्यूमिंग न्यूमेरिकल नहीं होता है, ठीक है। चलिए, तो हमारा जो टॉपिक है दैट इज इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या होता है, तो जब रोटेशनल डायनेमिक्स की हमने बात करी थी, जो रिजिड बॉडीज होती हैं, तो रिजिड बॉडीज क्या होती हैं कि जितनी भी बॉडीज होती हैं वो पार्टिकल से मिलके बनी होती है, मॉलिक्यूल से मिलके बनी हुई होती है, और उनकी एक डेफिनेट शेप होती है, उनका एक डेफिनेट साइज होता है जिसको आप चेंज नहीं कर सकते। लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है कि हम बॉडी की शेप और साइज को चेंज कर सकते हैं, उनको कंप्रेस करके या उनको बैंड करके, ठीक है। और अगर आपके पास कोई एक्सट्रीमली रिजिड बॉडी भी है, आप उस पर जब फोर्स लगाते हैं या जब आप उसको कंप्रेस करते हैं या जब उसको एक्सपेंड करते हैं, तो हमें ये अपीयर होता है कि उसमें कोई चेंज नहीं हुआ, बट प्रैक्टिकली उसमें कुछ ना कुछ चेंज होता है। उसके मॉलिक्यूल्स में कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन होती है, वो कंप्रेस भी होते हैं, वो एक्सपेंड भी होते हैं। वो बात दूसरी है कि वो हमारे पास मेजरेबल नहीं होता। तो मैं ये कह सकता हूं कि जितनी भी हमारे पास नेचर में बॉडीज होती हैं, उन सबके पास डिफॉर्मेशन होता है जब भी आप उसमें फोर्स लगाते हैं। लेकिन जब तक आप फोर्स नहीं लगाओगे तब तक बॉडी में डिफॉर्मेशन नहीं होगा। तो किसी भी बॉडी पे डिफॉर्मेशन लाने के लिए, किसी भी बॉडी को डिफॉर्म करने के लिए आपको एक फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो जब आप किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हो
जिससे बॉडी डिफॉर्म हो जाए तो उस फोर्स को बोलते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। क्लियर हुआ कि वो एक्सटर्नल फोर्स वो किसी बॉडी की लेंथ में, वॉल्यूम में या उसकी शेप में चेंज लाने की कैपेसिटी रखता है या कोशिश करता है, दैट इज कॉल्ड डिफॉर्मिंग फोर्स। ठीक है। लेकिन क्या होता है, कुछ बॉडीज ऐसी होती हैं जब आपने उस पर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाई तो बॉडी की शेप चेंज हो गई, लेकिन जैसे ही वो फोर्स हटाई बॉडी वापस अपनी नेचुरल पोजीशन को गेन कर गई। दूसरी तरफ कुछ बॉडीज ऐसी होती हैं जो अपनी नेचुरल पोजीशन गेन नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास क्ले है, अगर आप क्ले को कंप्रेस करते हो, आपने फोर्स लगाया, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, वो कंप्रेस हो गई, जब आप अपने थंब हटाते हो तो वो वापस नॉर्मल नहीं हो जाती, वो जिस सिचुएशन में आपने उसको कंप्रेस किया वो उसी में रह जाती है। तो ऐसी बॉडीज जो अपनी नेचुरल पोजीशन गेन नहीं करती और परमानेंटली डिफॉर्म हो जाती हैं, उन बॉडीज को हम क्या बोलते हैं, प्लास्टिक बॉडीज बोलते हैं। और जो बॉडीज नेचुरल पोजीशन में आ जाती हैं उन बॉडी को हम इलास्टिक बॉडीज कहते हैं। तो इलास्टिक बॉडी की जो प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो अपनी नेचुरल पोजीशन गेन करती है, दैट इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। और जो गेन नहीं करते उनकी इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, प्लास्टिसिटी। इलास्टिसिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलास्टिक बॉडीज एंड प्लास्टिसिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लास्टिक बॉडीज। क्लियर? सो मैं कह सकता हूं कि इलास्टिसिटी किसी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से जो बॉडी है वो अपने अंदर जो चेंज हो रहा है उस चेंज को अपोज करती है, और जैसे ही ये डिफॉर्मिंग फोर्स हटती है वो वापस अपनी नेचुरल पोजीशन में आ जाती है। तो जब आपने किसी भी बॉडी पर फोर्स लगाया, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, तो वो अपनी पोजीशन को चेंज ना करने की कोशिश करेगी। तो इसका मतलब वो इस डिफॉर्मिंग फोर्स के अगेंस्ट कुछ ना कुछ फोर्स लगाएगी। क्यों लगाएगी? ताकि मैं अपनी पोजीशन में कोई चेंज ना होने दूं। सो जो उसने रिटेलिएट किया, दैट इज कॉल्ड द रिस्टोरिंग फोर्स। सो बेसिकली रिस्टोरिंग फोर्स तभी आएगा जब हमारे पास डिफॉर्मिंग फोर्स होगी, और जब वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं होने दे रहा है तो मैं ये कह सकता हूं कि रिस्टोरिंग फोर्स इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द डिफॉर्मिंग फोर्स। क्लियर? बट डायरेक्शन में दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होती है। क्लियर? तो हमारे पास यहां पर ये चीज क्लियर हो गया कि सपोज ये हमारे पास एक स्प्रिंग है, आपने इस स्प्रिंग को कंप्रेस करने के लिए इस पे एक फोर्स लगाया, तो ये फोर्स कौन सी होगी? डिफॉर्मिंग फोर्स। जब आपने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया तो स्प्रिंग कंप्रेस हुआ, लेकिन स्प्रिंग नहीं चाहेगा मैं कंप्रेस हूं, तो वो अपनी नेचुरल पोजीशन गेन करने की कोशिश करेगा। सो स्प्रिंग जो होगा वो इस डिफॉर्मिंग फोर्स को अपोज करेगा एक फोर्स, एंड दिस फोर्स इज कॉल्ड रिस्टोरिंग फोर्स। तो रिस्टोरिंग फोर्स प्रैक्टिकली जो होगी वो डिफॉर्मिंग फोर्स के इक्वल ही है, बट उनकी डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो मैं कह सकता हूं एफ रिस्टोरिंग इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ डिफॉर्मिंग, लेकिन प्रैक्टिकली मैं इसको लिख सकता हूं एफ रिस्टोरिंग का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज इक्वल टू एफ डिफॉर्म मैग्नीट्यूड। ठीक है। तो प्लास्टिक बॉडीज के अंदर जो डिफॉर्मिंग फोर्स होती है वो इतनी स्ट्रांग होती है कि रिस्टोरिंग फोर्स जो है वहां पे हमें अपोज करने के लिए एप्लीकेबल नहीं होती। ठीक है ना? अब यहां पर कुछ बेसिक पैरामीटर्स हैं इलास्टिसिटी के।
इलास्टिसिटी का सबसे ज्यादा यूज जो होता है वो इंजीनियरिंग में होता है। तो सबसे पहला जो टर्म है जो हम यूज करने वाले हैं दैट इज स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है? किसी भी बॉडी पर जब हम डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं तो वो बॉडी क्या करती है? रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट करती है। तो पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया में कितना रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट कर रहा है दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस। सो बेसिकली स्ट्रेस इज restoring force per unit area of cross section। यानी इसको मैं लिख सकता हूं F रिस्टोर अपॉन एरिया। और क्योंकि अभी बताया था रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू द डिफॉर्मिंग फोर्स विच इज द एक्सटर्नल फोर्स, तो मैं इसको लिख सकता हूं F एक्सटर्नल अपॉन एरिया। ये लेकिन ये तब होता है जब हम इक्विलिब्रियम पे होते हैं। इसका यूनिट क्या होता है हमारे पास? इसका यूनिट होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और डायमेंशनल फॉर्मूला होगा ml-1 t-2। क्लियर? अब जो हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्स हुआ, जो ये स्ट्रेस है, ये स्ट्रेस भी कई तरीके का है। सपोज रिस्टोरिंग फोर्स किसी बॉडी की लेंथ में चेंज कर रहा है तो इसको बोलते हैं हम लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। अगर रिस्टोरिंग फोर्स, अगर डिफॉर्मिंग फोर्स किसी बॉडी के वॉल्यूम में चेंज कर रहा है तो इसको बोलते हैं हम वॉल्यूम स्ट्रेस। और अगर डिफॉर्मिंग फोर्स किसी बॉडी की स्ट्रक्चर चेंज कर रहा है, शेप चेंज कर रहा है, तो इट इज कॉल्ड शियर स्ट्रेस। और इसी में हम आगे जब कर्व पढ़ेंगे तो वहां पे एक टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे, ब्रेकिंग स्ट्रेस। ब्रेकिंग स्ट्रेस बेसिकली क्या होता है कि किसी भी बॉडी को ब्रेक करने के लिए यूज होता है, एक्चुअल फ्रैक्चर उसके अंदर प्रोड्यूस करने के लिए। लेकिन यहां पर जो इंपॉर्टेंट है वो तीन है हमारे पास, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, वॉल्यूम स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस क्या है कि किसी बॉडी की लेंथ में जब चेंज होता है, तो इस केस के अंदर क्या होता है, जो रिस्टोरिंग फोर्स होती है वो सरफेस की लेंथ के परपेंडिकुलर जनरेट होती है, लेंथ के अलोंग जनरेट होती है, या मैं कह सकता हूं सरफेस के नॉर्मल होती है। जैसे सपोज ये मेरे पास एक रॉड है, इसका ये एंड फिक्स है, और यहां पर आप अलोंग द लेंथ एक फोर्स लगाते हैं तो क्या होगा, ये एक्सपेंड हो जाएगा। सो अलोंग द लेंथ फोर्स लगाया तो वो क्या हुआ, एक्सपेंड हुआ। तो अगर हमारे पास लेंथ इंक्रीज हो रही है तो इसको बोलते हैं हम टेंसाइल स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस इज अ पार्ट ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। क्यों? क्योंकि देखो जब आप लेंथ के अलोंग फोर्स लगाओगे तो वो या तो उसकी लेंथ इंक्रीज करेगा या उसकी लेंथ डिक्रीज करेगा, या तो उसको एक्सपेंड करेगा या उसको कंप्रेस करेगा। जब एक्सपेंड करेगा तो उस लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस को बोलते हैं हम टेंसाइल स्ट्रेस। जब वो उसको कंप्रेस करेगा तो उस लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस को बोलते हैं हम कंप्रेसिव स्ट्रेस। फॉर एग्जाम्पल, कंप्रेसिव स्ट्रेस का एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। सपोज ये मेरे पास एक सिलेंडर है, ये रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। आपने इसके ऊपर एक फोर्स लगाया, तो फोर्स लगाने के बाद इसकी ये यहां पर आ गया, तो इसके अंदर जो चेंज हुआ, मान लीजिए डेल्टा लेंथ इसकी कंप्रेस हो गई, तो इसको बोलते हैं हम कंप्रेसिव स्ट्रेस। सो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस के दो सब पार्ट हो गए, टेंसाइल स्ट्रेस एंड कंप्रेसिव स्ट्रेस। यहां पर ये डेल्टा एल जो लेंथ है इंक्रीज हुई है, और यहां पर जो डेल्टा एल है वो डिक्रीज हुई है। तो जब लेंथ इंक्रीज होगी लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस क्या कहलाएगा, टेंसाइल स्ट्रेस। जब लेंथ डिक्रीज होगी देन द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस इज कॉल्ड द कंप्रेसिव स्ट्रेस।
सो इन बोथ द केसेस फोर्स जो आपने लगाई है पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये वाला, यहां पर क्रॉस सेक्शनल एरिया ये वाला। क्लियर? सेकंड वन इज वॉल्यूम स्ट्रेस। वॉल्यूम स्ट्रेस क्या होता है कि जब हमारे पास फोर्स किसी ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम चेंज करने की कोशिश करती है तो उस केस में फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड वॉल्यूम स्ट्रेस। तो वॉल्यूम स्ट्रेस में एक चीज ध्यान रखिएगा, जो फोर्स लगती है वो सरफेस के परपेंडिकुलर लगती है, यानी वो नॉर्मल लगती है हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास एक बलून है, बलून के ऊपर जब फोर्स लगती है इस तरीके से, क्योंकि वो यूनिफॉर्म होती है हर साइड से, सो ये हमारे पास एक तरह से वॉल्यूम स्ट्रेस है। तो वॉल्यूम स्ट्रेस में जो फोर्स लगती है वो सब जगह से बराबर लगती है। ठीक है, तो इसके वॉल्यूम में चेंज होता है। तीसरा है हमारे पास शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस में क्या होता है, जो फोर्स लगती है दैट इज टेंजेंशियल टू एनी सरफेस। कैसे? सपोज आपके पास ये एक क्यूबॉइड है, ठीक है, और आपने इस पे फोर्स लगाया इस सरफेस पर। ये वाली सरफेस जो ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में है इसको रेस्ट पे रखा, और इस अपर सरफेस पर टेंजेंशियली एक फोर्स लगाया, तो क्या होगा, इस सरफेस और इस सरफेस के बीच में एक रिलेटिव मोशन होगा, क्योंकि ये रेस्ट पे है, ये वाली सरफेस मूव करेगी। मूव करने की वजह से क्या होगा, ये सरफेस थोड़ी आगे एक्सटेंड हो जाएगी। इस तरीके से। तो जब फोर्स लगाया तो उसने क्या किया, देखो वॉल्यूम तो उतना ही रहा, लेकिन उससे इसकी जो शेप है वो चेंज हो गई। ठीक है, इसका वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होता, लेकिन बॉडी की शेप चेंज हो जाती है, या मैं कह सकता हूं इसमें ट्विस्टिंग आ जाती है। तो इसके बारे में मैं ज्यादा बेटर लिखूंगा, या तो ट्विस्टिंग आएगी या शेप चेंज होगा इसमें, लेकिन वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। इसमें वॉल्यूम स्ट्रेस में वॉल्यूम में चेंज होता है। फोर्स नॉर्मल एक्ट करती है, फोर्स अलोंग द लेंथ एक्ट करती है, फोर्स सरफेस की टेंजेंशियल एक्ट करती है। तो तीनों का डिफरेंस मैंने आपको क्लियर कर दिया। क्लियर? आप चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट इज स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है, जब आपने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाई तो बॉडी के अंदर रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट हुआ, जो बॉडी में होने वाली शेप को अपोज कर रहा है, या फिर अगर शेप चेंज भी हो गई तो शेप में जो चेंज हुई वो ओरिजिनल के रेस्पेक्ट में कितनी हुई, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेन। तो बेसिकली स्ट्रेन इज इक्वल्स टू चेंज इन डायमेंशन ऑफ बॉडी अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन ऑफ बॉडी। जैसे जब आपने लॉन्गिट्यूडनल फोर्स लगाई थी तो लेंथ में चेंज हुआ, तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, दैट इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, बिकॉज देयर इज अ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। तो जिस तरीके से हम स्ट्रेस के तीन पार्ट करें, तो स्ट्रेन के भी तीन पार्ट होंगे। फर्स्ट पार्ट होगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ये हो जाएगा चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। सेकंड वॉल्यूम स्ट्रेन, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। और थर्ड जो होता है दैट इज कॉल्ड shear strain, and this shear strain is called, इसको थोड़ा मैं डायग्राम से आपको समझाता हूं कि सपोज हमारे पास ओरिजिनल पोजीशन ये थी,
जब आपने इस पे टेंजेंशियल फोर्स लगाया इस सरफेस पर, तो ये इस तरीके से हमारे पास डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस हुआ इसके अंदर। तो यहां पर देखो, इसकी जो ये जो लेंथ आई है हमारे पास, ये हमारे पास डेल्टा एक्स में जो चेंज हुआ है, और सपोज जो सरफेस आपस में रिलेटिव मोशन में है, ये वाली और ये वाली, अगर इनके बीच का जो सेपरेशन है, अगर इनके बीच का जो गैप है, अगर वो एल है, तो आपने देखा होगा कि इसमें एंगल हमारे पास चेंज हो जाता है। तो बेसिकली जो शियर स्ट्रेन है वो हमारे पास ये थीटा होता है, कि जब रिलेटिव मोशन होता है दो सरफेसेस के बीच में, तो उसमें जो बॉडी डिफॉर्म होती है, तो उसमें जो एंगल चेंज होता है, दैट इज कॉल्ड शियर स्ट्रेन। तो बेसिकली शियर स्ट्रेन अगर मुझे कैलकुलेट करना है, तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो यहाँ पे, इसमें टेन थीटा जो होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर है डेल्टा एक्स, अपॉन बेस है हमारे पास एल, लेकिन क्या होगा फॉर थीटा, टेन थीटा के इक्वल हो जाएगा ये, अगर थीटा स्मॉल होगा तो इसका मतलब जो थीटा होगा वो लगभग हो जाएगा डेल्टा एक्स अपॉन एल। दिस इज कॉल्ड द शियर स्ट्रेन। तो ये चीज ध्यान रखना हमारे पास, किसी शियर स्ट्रेस की वजह से जो हमारे पास स्ट्रेन आएगा, दैट इज कॉल्ड शियर स्ट्रेन। अब मुझे एक बात बताओ, जो स्ट्रेन है बेसिकली वो क्या है? वो रेशियो है, चेंज इन डायमेंशन टू द डायमेंशन, लेंथ का लेंथ के साथ, वॉल्यूम का वॉल्यूम के साथ, और ये पोजीशन का पोजीशन के साथ। तो इन तीनों केस में क्लियर हुआ कि इसकी ना तो कोई यूनिट होती है और ना ही कोई इसकी डायमेंशन होती है, ना कोई इसकी यूनिट है, ना ही कोई इसकी डायमेंशन। क्लियर? अब जब हम किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं, तो फोर्स लगाने के बाद बॉडी की के अंदर स्ट्रेन आया, आपने स्ट्रेस लगाया तो स्ट्रेन आया। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन एक दूसरे पर कैसे डिपेंड करते हैं, इसको एक ग्राफ के थ्रू समझते हैं, जिसको बोलते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। बहुत इंपॉर्टेंट कर्व है। हमने एक मटेरियल लिया, उस मटेरियल के लिए हमने डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेन पर उसमें देखा कि डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेस लगाने पर बॉडी में जो स्ट्रेन जनरेट हुआ वो कैसे जनरेट हुआ। जो इसका कर्व बनता है वो कैसे बनता है कि जब हमने धीरे धीरे स्ट्रेस बढ़ाया, तो उसने देखा कि जो कर्व है वो एक स्ट्रेट लाइन बन के आता है। स्ट्रेट लाइन बनने का मतलब क्या हुआ? स्ट्रेट लाइन बनने का मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे स्ट्रेस इंक्रीज हुआ, वैसे वैसे स्ट्रेन भी हमारे पास इंक्रीज होता है। ठीक है, उसके पोजीशन ओ ले लेते हैं, यहां तक स्ट्रेट लाइन है, इसको पॉइंट ए कॉल करते हैं। ये कर्व पॉइंट है हमारे पास, ये बी ले लेते हैं। ये जो टॉप पॉइंट है इसको सी ले लेते हैं। ये यहां पर जो टॉप पॉइंट है इसको डी ले लेते हैं, और यहां पर इस पॉइंट को ई ले लेते हैं। तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को अब समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, बहुत ध्यान से समझिएगा, पूरा का पूरा चैप्टर इसी पर है। सबसे पहले ओ से लेकर ए तक का रीजन लेते हैं, जहां पर स्ट्रेस जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है, वैसे वैसे स्ट्रेन इंक्रीज हो रहा है। तो जब आपने बॉडी पर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाई, बॉडी का शेप चेंज हुआ, लेकिन जैसे ही आप स्ट्रेस रिमूव करेंगे, बॉडी वापस अपनी पोजीशन ऊपर आ जाएगी। यानी इस सेक्शन में ये चीज क्लियर हुआ कि अगर मैं ओ से ए तक की बात करता हूं, जहां पर लीनियर है ये कर्व,
वहां पर स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन के। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो अगर स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं तो इस कंडीशन को बोलते हैं हुक्स लॉ। सो हुक्स लॉ क्या कहता है कि इफ देयर इज अ स्मॉल डिफॉर्मेशन, ठीक है, stress and strain are directly proportional to each other. Hooke's law is applicable only for small deforming forces. अब आपने किसी ग्लास को कंप्रेस करते हो तो उसके अंदर डिफॉर्मेशन आ जाता है, लेकिन अब हथौड़े से एकदम से हिट करोगे तो उसमें डिफॉर्मिंग थोड़े ना होगा, वो तो ब्रेक हो जाएगा, फ्रैक्चर हो जाएगा उसमें। तो इसलिए उसने बोला इफ डिफॉर्मिंग फोर्सेस आर स्मॉल, in that case the stress generated and the strain produced are directly proportional, and if they are directly proportional their curve should be a straight line. वो बात दूसरी है कि इस स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप है वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि मटेरियल डिफरेंट डिफरेंट है, हर मटेरियल के लिए स्लोप डिफरेंट हो सकता है, लेकिन जो कंडीशन होगी वो यही होगी कि स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। या मैं ही कह सकता हूं कि अगर किसी मटेरियल के लिए स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि वो हुक्स लॉ को फॉलो कर रहा है। और हुक्स लॉ कब फॉलो करता है? जब वो इलास्टिसिटी की कंडीशन में होता है। तो यानी जब तक हुक्स लॉ अप्लाई हो रहा है इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही आप स्ट्रेस हटाओगे बॉडी अपनी नेचुरल पोजीशन में आ जाएगी, क्योंकि बॉडी इलास्टिक है। तो बॉडी नेचुरल पोजीशन में जब तक आ रही है बॉडी अपनी इलास्टिसिटी को नहीं छोड़ रही है, यानी हुक्स लॉ जब तक ओबे होगा तो बॉडी डिफॉर्मिंग फोर्स हटाते ही अपनी नेचुरल पोजीशन में आ जाएगी। तो हुक्स लॉ गिव्स द लिमिटेशन टू द इलास्टिक प्रॉपर्टी। क्लियर हुआ? नेक्स्ट, इसका मतलब यह हुआ कि अगर स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो कैलकुलेट करता हूं तो वो हमेशा एक कांस्टेंट आएगा। अब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होगा तो वो कांस्टेंट कुछ और होगा। अगर वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में लेंगे तो वो कांस्टेंट कुछ और होगा। अगर शेयर के रेस्पेक्ट में लेते हैं तो वो कांस्टेंट कुछ और होता है। तो इस कांस्टेंट को क्या बोलते हैं हम? इस कांस्टेंट को बोलते हैं हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कई तरीके की है हमारे पास। अगर लेंथ के अलोंग अगर हम लॉन्गिट्यूडनल की बात करते हैं तो यहां पर यूज करते हैं हम यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अगर वॉल्यूम की बात करते हैं तो हम इसको बोलते हैं बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अगर हमारे पास शेयर की बात करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं हमारे पास? इसको बोलते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। यंग्स मॉडुलस को हम y से डिफाइन करते हैं, बल्क मॉडुलस को हम b से डिफाइन करते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को हम ईटा से डिफाइन करते हैं। तो आगे जाएंगे तो अब इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये चीज क्लियर हुआ कि O से लेकर A तक स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉलो होता है, यानी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। सॉरी, हुक्स लॉ ओबे होता है। हुक्स लॉ ओबे होता है तो ये हमारे पास इलास्टिक लिमिट होती है। अब जैसे ही हम A से B की तरफ गए तब आपने देखा कि अगर हल्का सा स्ट्रेस बढ़ाया तो बॉडी का स्ट्रेन जो है वो थोड़ा तेजी से बढ़ा, लेकिन जो कर्व है वो अब स्ट्रेट लाइन ना हो, जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन ना होके थोड़ा सा कर्व्ड हो गया। तो ए से बी तक के रीजन के अंदर हमारे पास जो कर्व है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की कंडीशन को छोड़ चुका है। लेकिन अभी भी कंडीशन यही है कि जब आपने स्ट्रेस हटाया, डिफॉर्मिंग फोर्स हटाई, तो बॉडी अभी भी ऊपर आ रहा है। हालांकि बॉडी हुक्स लॉ को सेटिस्फाई नहीं कर रही, लेकिन उसके बावजूद अपनी नेचुरल पोजीशन को वो गेन कर रही है। तो यहां से एक चीज मैं आपको क्लियर कर सकता हूं कि हुक्स लॉ जो है
जरूरी नहीं है कि वो हमेशा इसी तरीके से वैलिड हो। रीजन ये है, हुक्स लॉ बेसिकली एक एम्पेरिकल फॉर्मूला है, एम्पेरिकल लॉ है। तो ये मोस्ट ऑफ द मटेरियल्स के लिए वैलिड है, लेकिन कुछ मटेरियल्स ऐसे हैं जिनमें लीनियर रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे हम रबड़ का ग्राफ बनाते हैं, तो रबड़ के ग्राफ में हुक्स लॉ का ये स्ट्रेट लाइन कर्व बनता ही नहीं। क्लियर? चलिए, अब बी के बाद हमारे पास आती है पोजीशन सी। जब आपने थोड़ा स्ट्रेस और बढ़ाया तो आपने देखा स्ट्रेस में जो चेंज है, जो स्ट्रेस में जो चेंज है वो कम है, लेकिन उसके रेस्पेक्ट के अंदर जो स्ट्रेन है वो बहुत ज्यादा है। तो जब हमारे पास जैसे ही इलास्टिक लिमिट चेंज हुई तो क्या हुआ, स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रेस कैन जनरेट अ बिग अमाउंट ऑफ स्ट्रेन। लेकिन इसके साथ साथ एक प्रॉब्लम और हुई है कि जैसे ही मैंने रिस्टोरिंग फोर्स हटाई तो बॉडी अब वापस अपनी नेचुरल पोजीशन में नहीं आ रही है, अब वो यहां से सीधा नीचे आ रही है। अब वो यहां पर अपनी नेचुरल पोजीशन ओ में ना आके किसी नई पोजीशन ओ डैश पे आ गई। तो ये जो हमारे पास ओ ओ डैश है, अब ये बता रहा है कि बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ परमानेंट चेंज हो चुका है उसकी शेप में। सो दिस इज कॉल्ड परमानेंट सेट। दिस इज कॉल्ड परमानेंट सेट। हालांकि वो बात दूसरी है कि ये परमानेंट सेट 1% से भी कम होता है, बहुत कम होता है। ठीक है, तो जो पॉइंट बी है वो बी क्या बता रहा है कि यहां तक हमारे पास इलास्टिक प्रॉपर्टीज वैलिड हैं। तो इस पॉइंट को बोलते हैं हम यील्ड पॉइंट। और यील्ड पॉइंट के साथ साथ इसको इलास्टिक लिमिट भी बोल देते हैं, क्योंकि दिस इज द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। तो बी इज कॉल्ड यील्ड पॉइंट और द इलास्टिक लिमिट। क्लियर? उसके बाद इसके रेस्पेक्ट में जो हमारे पास बी के रेस्पेक्ट में जो हमारे पास स्ट्रेस आता है, यील्ड स्ट्रेस से इंक्रीज किया तो वापस अपनी नेचुरल पोजीशन ओ पे ना आके वो किसी न्यू पोजीशन ओ डैश पे आ जाएगा, जहां पर मतलब ये हुआ कि उसके अंदर कुछ ना कुछ परमानेंट सेट हो चुका है। क्लियर? अब देखते हैं कि उसके बाद का जो कर्व है उसमें देखिए स्ट्रेस में जो चेंज है बहुत कम है। यहां से इस पॉइंट डी तक आते हैं, स्ट्रेस में जो चेंज बहुत कम है। सी से डी तक स्ट्रेस में चेंज बहुत कम है, लेकिन स्ट्रेन बहुत ज्यादा हुआ है। तो जैसे ही वो अपनी इलास्टिक लिमिट को क्रॉस करता है तो उस केस में क्या होता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रेस लीड्स टू अ लार्ज अमाउंट ऑफ स्ट्रेन। ठीक है, तो उसके अंदर स्ट्रेन बहुत बड़ा हो जाता है। और वो कब तक चलता है, इस पॉइंट डी तक चलता है। डी तक वो हमारे पास वो स्ट्रेच होता जाता है। तो इस पॉइंट बी के बाद का जो भी रीजन है इलास्टिक लिमिट को क्रॉस कर गया, जिससे उसके अंदर कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन परमानेंटली सेट हो रही है, ये सारा का सारा रीजन जो है वो क्या कहलाता है, प्लास्टिक रीजन कहलाता है। और यहां से यहां तक का जो रीजन होता है ये इलास्टिक रीजन कहलाता है। तो ओ से लेकर बी तक का रीजन इलास्टिक रीजन है, बी से लेकर जो ई तक का पूरा रीजन है वो क्या कहलाता है हमारे पास, प्लास्टिक रीजन है। तो जो हमारे पास ये टेंसाइल स्ट्रेस है, टेंसाइल स्ट्रेस के बाहर की जितनी भी कंडीशन होंगी उसमें बॉडी के अंदर क्या आ जाएगा, परमानेंट सेट जनरेट हो जाएगा। इसे आगे आपने देखा होगा, डी से आगे का मतलब ये हुआ कि आप जैसे ही वो इस पॉइंट डी तक पहुंचा, डी पॉइंट जो होता है इसको क्या बोलते हैं, इसको अल्टीमेट स्ट्रेस। अल्टीमेट स्ट्रेस मतलब दिस इज द मैक्सिमम स्ट्रेस दैट कैन बियर बाय दिस मटेरियल। उसके बाद जब आप स्ट्रेस लगाओगे तो जरूरत नहीं पड़ेगी लगाने की, इसके अंदर डिफॉर्मेशन अपने आप ही हो जाएगा और ई पॉइंट पर आते ही वो ब्रेक हो जाएगा मटेरियल। तो इस ई पॉइंट को क्या बोलते हैं, फ्रैक्चर पॉइंट। फ्रैक्चर पॉइंट, दिस ई पॉइंट इज कॉल्ड
फ्रैक्चर पॉइंट। तो अल्टीमेट स्ट्रेस, जो पॉइंट अल्टीमेट पॉइंट और जो फ्रैक्चर पॉइंट होता है, ये एक दूसरे के बहुत क्लोज होते हैं, हमारे पास एक दूसरे के बहुत पास होते हैं। तो उस केस में मटेरियल क्या कहलाता है? ब्रिटल। और अगर वो दूर दूर होते हैं तो मटेरियल क्या कहलाता है हमारे पास? डक्टाइल। तो मैं पॉइंट्स आपको लिखवा देता हूं, ठीक है? वन बाय वन इन पॉइंट्स को नोट कर लीजिए। ग्राफ मैंने आपको समझा दिया है। देखिए, सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको क्या बोला हमारे पास, कि अगर मैं ए से ओ से ए तक तो क्लियर हो गया, ए से बी तक की बात करता हूं, सो दिस बी इज कॉल्ड यील्ड पॉइंट, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस होता है दैट इज कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेस, सॉरी यील्ड स्ट्रेस, दैट इज कॉल्ड यील्ड स्ट्रेस। यील्ड स्ट्रेस का मतलब क्या है? कि यहां तक हमारे पास इलास्टिक लिमिट है, ए से बी तक, लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। उसके बाद अगर आपने हमारे पास फोर्स ज्यादा बढ़ाई तो स्ट्रेस बढ़ता चला गया, और वो हमारे पास स्मॉल चेंज स्ट्रेस का जो है वो स्ट्रेन में बहुत बड़ा चेंज कर रहा है, तो वो हमारे पास कहां चलेगा? बी से हम डी तक चले गए। उसके बीच में एक पॉइंट सी आया, कि अगर किसी पॉइंट सी की बात करते तो वापस अपनी नेचुरल पोजीशन में नहीं आता, वहां पर हमारे पास ओ ओ डैश हो जाता है। दिस इज कॉल्ड परमानेंट सेट, ठीक है? तो जो डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस हुआ उसको बोलते हैं हमारे पास प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। जो हमारे पास पॉइंट डी था, उस पॉइंट डी के लिए हमारे पास क्या टर्म यूज करते हैं? अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस। इसको सिग्मा यू से एक्सप्लेन करते हैं। यील्ड स्ट्रेस को डिफाइन करते हैं हम सिग्मा वाई से। क्लियर हुआ? इसके बाद, डी के बाद जब भी हम स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा तो वो हमारे पास फोर्स हटाने के बावजूद भी हो जाएगा। जो ई इज कॉल्ड फ्रैक्चर पॉइंट, तो इसमें हमारे पास क्या होगा? इफ डी ई इज स्मॉल, इसको ऐसे लिखते हैं, इफ डी ई इज क्लोज, तो उस केस में मटेरियल जो होगा हमारे पास क्या कहलाएगा? ब्रिटल, यानी हमारे पास बहुत जल्दी टूट जाएंगे। अगर हमारे पास डीई जो होंगे वो एक दूसरे से दूर होंगे तो उसको बोलेंगे डक्टाइल मटेरियल। बात समझ में आया? तो दो तरीके से मटेरियल बन गए हमारे पास यहाँ पे, डक्टाइल मटेरियल और ब्रिटल मटेरियल। और मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला था कि कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो हुक्स लॉ को ओबे नहीं करते, ठीक है? ऐसे मटेरियल्स को हम क्या बोलते हैं? इलास्टोमर्स। इलास्टोमर्स क्या होते हैं? ये वो मटेरियल होते हैं जिनमें इलास्टिक रीजन बहुत बड़ा होता है, लेकिन मटेरियल जो होते हैं वो हुक्स लॉ को ओबे नहीं करते। उनका जो कर्व बनता है वो कुछ इस तरीके से बनता है। जैसे मैंने हमारा जो हार्ट के अंदर जो वेसल होती है जिसमें ब्लड होता है, उसका एक कर्व बनाया स्ट्रेस और स्ट्रेन का, तो वो कर्व कुछ इस तरीके से होता है, तो वो इलास्टोमर होता है। क्लियर? तो और रबर का भी कर्व कुछ कुछ ऐसे ही बनता है, तो जैसे रबर हो गया, और उसको ओटा टिश्यू भी बोलते हैं जो हार्ट के अंदर होता है। उस ये सब हमारे पास इलास्टोमर्स के एग्जाम्पल्स हो गए। तो इनमें क्या होता है हमारे पास कि रबर को आपने देखा होगा, आप बहुत ज्यादा खींच दो तो जब छोड़ दो तो वो नेचुरल पोजीशन में आ जाती है। तो बार बार जितनी मर्जी बार बार खींचो वापस नेचुरल पोजीशन में आ जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनका जो कर्व है वो स्ट्रेट लाइन ना होके उनके अंदर इलास्टिक रीजन बहुत बड़ा है, और वो हुक्स लॉ को ओबे नहीं करता। तो आप
रबर, ओर्टा टिश्यू, इनमें आप हुक्स लॉ को अप्लाई नहीं कर सकते। क्लियर? ये मैं पहले ही आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, क्योंकि ये एक इंपेरिकल फॉर्मूला है। नेक्स्ट, अब जो हमने हुक्स लॉ में कांस्टेंट निकाला था, उसको हमने बोला था मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी तीन तरीके की बताई थी मैंने, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। और ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? ये डिफरेंट मटेरियल्स के लिए डिफरेंट है। तो पहली चीज तो ये हो गया कि ये हमारे पास टाइप ऑफ मटेरियल पे डिपेंड कर गई। दूसरी, टेम्परेचर चेंज करने से प्रॉपर्टी चेंज होगी, तो ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगी। और जो मटेरियल है उसमें इंप्योरिटी का कंटेंट कितना ज्यादा है, ये उस पर भी डिपेंड करेगी। ये इन चीजों पे डिपेंड करती है। कभी भी ये स्ट्रेस पे डिपेंड नहीं करती और स्ट्रेन पे डिपेंड नहीं करती। तो ये ध्यान रखना, इसको नोट करके रखो। डज नॉट डिपेंड ऑन स्ट्रेस और स्ट्रेन। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी स्ट्रेस और स्ट्रेन पर डिपेंड नहीं करती। कि आपने स्ट्रेस की वैल्यू चेंज कर दी तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी चेंज हो जाएगी, आपने स्ट्रेन चेंज कर दिया तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी चेंज। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मटेरियल की प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, बॉडी की प्रॉपर्टी नहीं है। कि सपोज आपने एक रबर की बॉल बनाई और आपने एक रबर की टायर बनाया, तो ऐसा नहीं है कि टायर के लिए हमारे पास मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कुछ और होगी और बॉल के लिए इलास्टिसिटी कुछ और होगी। इफ बोथ bodies are having same material and their temperature are same and the impurity content is same, so the modulus of elasticity is same for both the materials. However, the strain or stress produced in both the bodies, tire and the ball, will be different. But if the stress is changing, so the strain will change accordingly so that the elasticity remains same. This is the concept. Clear? अब यहां पे मैंने आपको तीन चीजें बताई थी। क्या? कि लेंथ के अलॉन्ग आता है तो लॉन्गिट्यूडनल आता है, और अगर हमारे पास वॉल्यूम के अलॉन्ग आता है तो वॉल्यूमेट्रिक आता है, जिसको हम बल्क बोलते हैं, और तीसरा हमारे पास शेयर होता है। चलिए, अब मैं एक थोड़े बहुत छोटे से कुछ एग्जाम क्वेश्चन ले लेता हूं जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। यहीं तक इसको समझने की कोशिश करते हैं अभी। कि दो वायर हैं, वो सेम मटेरियल के हैं, और उनके रेडियाई का जो रेशियो है वो हमारे पास दिया हुआ है। तो अगर उन दोनों वायर को सेम फोर्स से स्ट्रेच करते हैं, तो बताइए कि स्ट्रेस का रेशियो क्या होगा। तो देखो, स्ट्रेस जो मैंने आपको भी बताया था, स्ट्रेस इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया, और क्योंकि वो वायर है तो एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब वो क्या कह रहा है कि फोर्स नहीं बदल रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास स्ट्रेस है दैट इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो अगर फर्स्ट मटेरियल के स्ट्रेस की बात करता हूं तो वो उसके रेडियस पे, सेकंड मटेरियल का सेकंड रेडियस पे, तो दोनों का जो रेशियो होगा वो कितना हो जाएगा? स्ट्रेस ऑफ फर्स्ट मटेरियल टू द स्ट्रेस ऑफ second material will be equals to R2/R1 to the whole square. So R2 is how much? R2/R1. R1/R2 is 2:1. R2/R1 is 1:2. So this is 1:4. तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, कोई टफ क्वेश्चन नहीं होते हमारे पास। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और कराता हूं। आपके पास एक वायर है
जिसकी लेंथ दे दिया हमारे पास 1 मीटर और उसका रेडियस दे दिया हमारे पास 2 mm। ये वायर इस तरीके से क्लैम्प्ड है, ठीक है। इसकी लेंथ हमारे पास दे दिया है उसने L, और इसका जो रेडियस है हमारे पास ये वाला सेक्शन, ये R, क्रॉस सेक्शन रेडियस, दैट इज 2 mm। अब वो क्या कह रहा है कि इसका जो लोअर एंड है, उस लोअर एंड को मैंने ट्विस्ट किया, और ट्विस्ट किया, और कितने एंगल से ट्विस्ट किया? 45 डिग्री के एंगल पे ट्विस्ट किया। इतना ट्विस्ट किया कि वो 45 डिग्री का एंगल आ जाता है। तो बताना है हमारे पास कि एंगल ऑफ शियर कितना हुआ। एंगल ऑफ शियर का मतलब समझते हो आप? एंगल ऑफ शियर का मतलब ये हुआ शियर स्ट्रेन। तो कितना चेंज हुआ हमारे पास? तो देखो, हमने जो सिचुएशन पढ़ी थी वो शियर की पढ़ी थी कि जब हमारे पास रिलेटिव चेंज होता है तो तब हमारे पास शियर स्ट्रेन आता है। तो मैं जरा इस कॉन्सेप्ट को आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि ये होता कैसे है। मान, अब इसको थोड़ा मैं एनलार्ज करके समझाता हूं। सपोज ये मेरे पास वायर था, ये वाला सरफेस फिक्स है ऊपर वाला, ठीक है। ये इसका सेंट्रल एक्सिस हो गया, ये इसका लेंथ दे रखा था हमारे पास, ठीक है। इसका ऊपर वाला सरफेस तो फिक्स्ड है, नीचे वाले को आपने क्या किया? ट्विस्ट किया। तो जब इसको ट्विस्ट किया तो मान लीजिए कि ऊपर की तरफ अगर कोई भी पॉइंट होगा, मान लीजिए ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट तो अपनी जगह पे रहेगा, लेकिन नीचे वाला जो पॉइंट है, सपोज दिस वन इज पॉइंट ए, दिस वन इज पॉइंट बी, तो क्या होगा? नीचे वाला पॉइंट अपनी पोजीशन चेंज कर देगा, ये इस तरह आ जाएगा कुछ ही पे, जब ट्विस्टिंग होगी इसके अंदर। तो ऐसे किया ना मैंने इसको ट्विस्ट। तो जब ट्विस्ट किया तो ये अपनी सेंटर से, अगर इसकी अभी पोजीशन हमारे पास ये थी, तो अब इसकी पोजीशन ये बन गई, तो ये इतना डिग्री हमने ट्विस्ट कर दिया थीटा। तो ये आपको थीटा दे रखा है यहाँ पे इस क्वेश्चन में। तो जब ये थीटा दे दिया तो इसमें जो एंगल ऑफ शियर है, ये है वो एंगल ऑफ शियर। ये हमें कैलकुलेट करना है कि एंगल ऑफ शियर कितना होगा। बात समझ में आया? अब ट्विस्ट करने से आप देखो कि इस जगह पर ट्विस्टिंग एंगल कुछ और होगा, अगर यहां पर ही निकालूंगा तो ट्विस्टिंग एंगल कुछ और होगा, यहां पर निकालूंगा तो ट्विस्टिंग एंगल कुछ और होगा। लेकिन शियर अपनी इस रिलेटिव के रेस्पेक्ट में अब जो पोजीशन बनी है, इनके बीच का एंगल हमें कैलकुलेट करना है। तो देखो, अगर मैं जनरल फॉर्मूला अप्लाई करता हूं, एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, इसी को अप्लाई करेंगे। तो एंगल हमारे पास क्या है? देखो यहाँ पे थीटा, और आर्क कितना बना बेटा इसमें? बी बी डैश अपॉन रेडियस, रेडियस कितना था इसका? आर। क्लियर? ओके। अब मैं अगर ये मान के चलूं कि ये एंगल बहुत स्मॉल है, तो अब यहां पे देखो, इस ट्रायंगल की बात करते हैं। अगर मैं इसको लेंथ मान के चलता हूं कि ये इसमें कर्व जो है नेग्लिजिबल है और बहुत स्मॉल एंगल है, तो उस केस में मैं इस फाई के रेस्पेक्ट में निकालता हूं, फाई इज इक्वल्स टू हाउ मच, या अगर इसके लिए भी लगाता हूं एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, तो इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में आर्क क्या हो गया? बी बी डैश, लेंथ कितना है? एल, ये इसका रेडियस हो जाएगा इस पॉइंट के लिए। इस पॉइंट के लिए हमने लगा दिया थीटा इज इक्वल टू बी बी डैश अपॉन आर। इस पॉइंट ए के लिए जो लगाएगा, ये हमने क्या लगाया? फॉर पॉइंट ओ। और अगर मैं ए के रेस्पेक्ट में लगाता हूं तो एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो दोनों केस में हमारे पास क्या है बेटा? आर्क तो सेम है ना, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए। ये हो जाएगा हमारे पास थीटा अपॉन फाई इज इक्वल्स टू बी बी डैश अपॉन आर इंटू एल अपॉन बी बी डैश। कैंसिल हो जाएगा, सो दिस इज एल अपॉन आर। हमें क्या निकालना था? एंगल ऑफ शियर फाई, दैट इज इक्वल्स टू
R upon L into theta. This is the expression for twisting angle and the angle of shear. तो अब इस क्वेश्चन में देखो, आपको L दे दिया, R दे दिया, थीटा दे दिया, आपको सीधा shear निकालना है तो आराम से निकल जाएगा। कैसे निकालेंगे इसको? ये हो जाएगा हमारे पास phi is equals to R is 2 mm upon length is 1 meter into 45 डिग्री एंगल। आप इस पे अप्लाई करो और आपका आंसर आराम से सोल्व होके आ जाएगा। mm को चेंज कर लेना, तो 2 इंटू 10⁻³ अपॉन 45 जब आप करेंगे तो 2 इंटू 10⁻³ इंटू 45, 45 टू 90 तो ये 0.09 डिग्री आ गई। तो 45 डिग्री का ट्विस्टिंग देने पर शेयर में 0.09 डिग्री का शेयरिंग जनरेट होता है। तो दिस इज द मेथड हाउ वी कैलकुलेट द एंगल ऑफ शेयर एंड द एंगल ऑफ ट्विस्ट। क्लियर? चलिए, सो मैंने स्टार्ट किया था मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के 3 टाइप्स मैंने आपको बताए थे। तो सबसे पहले हमारे पास डिस्कस करते हैं यंग्स मॉडुलस को। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसको डिफाइन करते हैं हम y से, ये इसका नोटेशन होता है। तो y इज सिंपली नथिंग लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। तो अगर हमारे पास लेंथ इंक्रीज हो रही है, अगर टेंसाइल स्ट्रेस है तो वो जो स्ट्रेन है वो एक्सपेंशन के लिए आएगा। अगर हमारे पास कंप्रेसिव स्ट्रेस है तो जो स्ट्रेन आएगा वो कंप्रेशन के लिए आएगा। तो सपोज हमारे पास ये एक वायर है, इस पे आपने एक फोर्स लगाया F, ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया A, और इसकी लेंथ में जो चेंज आया वो आया डेल्टा L, और इनिशियल लेंथ थी उसकी L। तो मैं लिख सकता हूं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस इज रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन इज चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। सो हमारे पास y इज इक्वल्स टू बन गया FL अपॉन डेल्टा L इंटू A। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर यंग्स मॉडुलस। और ये जितने भी पैरामीटर्स मैं कैलकुलेट कर रहा हूं ये सब तभी तक एप्लीकेबल है जब तक हुक्स लॉ एप्लीकेबल है, क्योंकि ये सारे हुक्स लॉ के कांस्टेंट की ही बात कर रहे हैं। बात समझ में आया? अगर हमारे पास एरिया जो है वो रेडियस की टर्म में दिया हुआ तो मैं इसको FL अपॉन डेल्टा L इंटू पाई आर स्क्वायर भी लिख सकता हूं। और अगर इस पे जो फोर्स इसके वेट की वजह से आती है mg, तो मैं उस केस में हमारे पास ये y हो जाएगा हमारे पास mgl अपॉन पाई आर स्क्वायर डेल्टा L। ये भी हमारे पास एक एक्सप्रेशन है। ठीक है, यूनिट इनकी हमारे पास वही रहेगी जो स्ट्रेस की यूनिट होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इसको हम पास्कल भी बोल सकते हैं जो प्रेशर की यूनिट होती है। डायमेंशनल फॉर्मूला इन सबका वही रहेगा, ml-1 t-2। तो 2 चीजें हो सकती हैं। अगर इस वायर के इस लोअर एंड पे आपने कोई वेट फिक्स कर दिया तो वो हमारे पास F इज इक्वल टू mg हो जाएगा, तो ऐसे कैलकुलेट करेंगे। लेकिन किसी वायर के पास अपना खुद का भी वेट होता है, तो उसकी वजह से ये हमारे पास कैसे एलोंगेट होता है उसको कैसे निकालेंगे हमारे पास। ठीक है, देखिए एक केस कराता हूं मैं आपको। इंक्रीज इन लेंथ ड्यू टू ऑन वेट। किसी भी बॉडी की लेंथ में जो इंक्रीज होता है अपने वेट की वजह से कैसे होता है, ठीक है, ये निकालेंगे हम। सपोज ये आपके पास एक वायर है, ये इसका लोअर एंड फ्री है। इस वायर का जो मास है वो m है,
तो वो मास कहां पे एक्ट करता है? इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे काम करता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां होगी? मिड ऑफ द वायर। तो वो mg यहां पर काम करेगा। और ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी की जो पोजीशन होगी, अगर वायर की जो लेंथ है वो l है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी l/2 पर काम करेगी। तो मैं इस पूरे वायर को कंसिडर ना करके मैं सिर्फ सेंटर ऑफ ग्रेविटी का केस कंसिडर करूं, इससे आसान हो जाएगा। तो यहां पर हम जो लेंथ एज्यूम करेंगे वो l एज्यूम ना करके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर l/2 एज्यूम करेंगे। तो अभी मैंने कैलकुलेट किया कि यंग्स डबल स्लिट सॉरी यंग्स मॉडुलस इज mgl अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा एल, यही निकाला था ना हमने। तो अब यहां पे देखिए, mg तो एज इट इज mg ही है, लेकिन l की जगह पे आ जाएगा l/2। और अगर रेडियस इसका r ही है तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और जो हमारे पास चेंज इन लेंथ है दैट इज डेल्टा एल। तो इस केस में हमारे पास ये बन गया हमारे पास mgl अपॉन 2 पाई r स्क्वायर इंटू डेल्टा एल। तो अगर आपको कैलकुलेट करना है कि एलोंगेशन कितना हुआ, तो आप आराम से निकाल सकते हैं कि चेंज इन लेंथ इज इक्वल्स टू mgl अपॉन 2 पाई r स्क्वायर इंटू यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब अगर हमारे पास इस क्वेश्चन में m की वैल्यू दे रखी है इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, तो m कैसे लिख सकता हूं मैं डेंसिटी टर्म में? डेंसिटी मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या हो जाएगा? एरिया इंटू लेंथ l। अब यहाँ पे l/2 नहीं लेंगे, लेंथ तो पूरी आएगी इसके रेस्पेक्ट में। तो उस केस में ये वैल्यू यहां पुट करता हूं, तो डेल्टा एल विल बी इक्वल्स टू रो ए एल इंटू जी एल अपॉन 2 पाई r स्क्वायर इंटू वाई। तो अब एक बात बताओ, ये जो पाई आर स्क्वायर है ये एरिया ही तो है, तो तो एरिया से पाई आर स्क्वायर पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास रो जी एल स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ वाई। आप ऐसे भी निकाल सकते हो। यहां से आपको क्लियर हुआ कि डेल्टा एल जो है वो डेंसिटी पर डिपेंड किया, जहां पे हमने मटेरियल की बात करी थी, ठीक है, और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी पे डिपेंड कर। तो जिसका हमारे पास यंग्स मॉडुलस स्ट्रॉन्ग होगा उसके अंदर चेंज कम होगा, जिसका यंग्स मॉडुलस वीक होगा उसके अंदर चेंज ज्यादा होगा। क्लियर हुआ? तो ये यंग्स मॉडुलस हो गया। नेक्स्ट, बल्क मॉडुलस। इसको बी से डिफाइन करते हैं और कुछ बुक इसको के से भी डिफाइन करती है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो बल्क मॉडुलस इज बेसिकली वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन। सो अगर आप, ये एक बलून है, इसके ऊपर फोर्स लगाते हो, तो ये फोर्स पूरे के पूरे वॉल्यूम पे लगा, तो वॉल्यूम स्ट्रेस हो जाएगा फोर्स पर यूनिट एरिया। अब इसकी वजह से अगर अभी इसका वॉल्यूम v था और ये कंप्रेस हुआ, तो इसका वॉल्यूम v डैश हो गया, तो वॉल्यूम क्या हुआ? रिड्यूस हुआ। तो जब भी हम फोर्स अप्लाई करते हैं, कंप्रेस करते हैं, तो वॉल्यूम में रिड्यूस होता है। सपोज द चेंज इन वॉल्यूम इज डेल्टा v, बट दिस वॉल्यूम इज रिड्यूस्ड, सो मैं इसको लिखूंगा माइनस ऑफ डेल्टा v अपॉन v। तो माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? कि whenever there is an increase in stress, the volume decreases. So इस केस में B हो जाएगा हमारे पास F इंटू V अपॉन डेल्टा V इंटू A। लेकिन एक चीज और देखो, दिस फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। ये हमारे पास प्रेशर है। सो दिस कैन बी रिटन एज P इंटू डेल्टा V अपॉन V। तो इसका मतलब ये हुआ कि बल्क मॉडुलस सीधा सीधा प्रेशर पे रिलेट करेगा। तो माइनस साइन क्या बता रहा है हमारे पास? इंक्रीज इन स्ट्रेस रिड्यूसेस द वॉल्यूम। ये ध्यान रखना है। यूनिट सेम जो हमने वहां पे कैलकुलेट करी थी,
मॉडुलस ऑफ यंग्स मॉडुलस की, वो यहाँ पे आएंगी। इसके लिए बल्क मॉडुलस का रेसिप्रोकल जो होता है उसको कंप्रेसिबिलिटी बोलते हैं। कंप्रेसिबिलिटी is defined by C and the C is equals to 1 upon bulk modulus। इसकी यूनिट क्या होगी हमारे पास? मीटर स्क्वायर पर न्यूटन, या इसको आप पास्कल इनवर्स भी बोल सकते हो। कंप्रेसिबिलिटी क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट, थर्ड एंड द लास्ट इज मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या हुआ कि जब बॉडी में शेयरिंग हुई तो ईटा इज इक्वल्स टू shear stress अपॉन shear strain। अब जो shear stress होता है वो कब लगता है? जब हमारे पास टेंजेंशियल फोर्स होती है क्रॉस सेक्शनल एरिया के रेस्पेक्ट में, और shear strain को हमने फाई से डिफाइन किया था। तो इसका मतलब ये हुआ F टेंजेंशियल अपॉन फाई इंटू ए, दिस इज योर ईटा। यूनिट अगेन सेम, लेकिन यहां पर एक चीज का ध्यान रखना कि जो फाई है वो बेसिकली एंगल है, इसको हमेशा रेडियन में लेना है। डिग्री में लेके प्रॉब्लम सॉल्व मत कर देना। बात समझ में आया? तो ये तीन हमारे पास मॉडुलस हो गए। नेक्स्ट इज पॉइजन्स रेशियो। तो पॉइजन्स रेशियो क्या होता है हमारे पास? तो देखो, जब भी आप किसी वायर को स्ट्रेच करोगे तो उसकी लेंथ इंक्रीज होगी, लेकिन जब लेंथ इंक्रीज होगी तो उसकी थिकनेस रिड्यूस हो जाएगी, यानी उसका रेडियस जो होगा वो कम हो जाएगा, या मैं उसका कहूं डायमीटर जो होगा वो चेंज हो जाएगा। तो यानी दो तरीके के स्ट्रेन प्रोड्यूस हुए जब भी हम किसी वायर को स्ट्रेच करते हैं। एक होता है लॉन्गिट्यूडनल और एक होता है लेटरल। लेटरल मतलब अलोंग द डायमीटर, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल अलोंग द लेंथ। मैं डायग्राम से समझाता हूं। ये हमारे पास नेचुरल पोजीशन है एक वायर की। तो जब आपने इसके ऊपर फोर्स लगाया तो इसका लेंथ जो होगा वो इंक्रीज हो गया, लेकिन इसका डायमीटर जो होगा वो रिड्यूस हो जाएगा इस तरीके से। तो यहां पर अगर नेचुरल लेंथ थी हमारे पास इसकी L, और इसके अंदर जो लेंथ में जो चेंज हुआ, इंक्रीज हुआ, वो है डेल्टा L, और नेचुरल जो डायमीटर था अगर वो था D, और अब जो हमारे पास डायमीटर में जो चेंज हुआ है, सपोज मैं कहूं अब जो डायमीटर हो गया है वो हो गया स्मॉल d। कब? जब आपने फोर्स F लगाया। तो उस केस के अंदर जो हमारे पास लेटरल स्ट्रेन होगा, इसको बीटा से डिफाइन करते हैं। सो लेटरल स्ट्रेन इज व्हाट? लेटरल स्ट्रेन इज चेंज इन डायमीटर। तो चेंज क्या हुआ? रिड्यूस हुआ। तो ये हो जाएगा हमारे पास स्मॉल d माइनस कैपिटल D अपॉन ओरिजिनल डायमीटर। तो दिस इज कॉल्ड द लेटरल स्ट्रेन। और अगर हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल निकालता हूं मैं, इसको हम अल्फा से डिफाइन करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास इंक्रीज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो पॉइजन्स रेशियो विच इज डिफाइंड बाय सिग्मा इज व्हाट? इट इज द रेशियो ऑफ लेटरल अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा, इसको आप डेल्टा डी ले लेते हैं, डेल्टा डी अपॉन डी विद नेगेटिव साइन क्योंकि चेंज हुआ है, और ये हो जाएगा अल्फा। तो ये हो जाएगा एल अपॉन डेल्टा एल। क्लियर? तो ये हमारे पास पॉइजन्स रेशियो आता है। थ्योरेटिकली जो सिग्मा की वैल्यू होती है वो -1 से लेके 0.5 तक होती है, लेकिन प्रैक्टिकली जब आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हो, जो एक्सपेरिमेंट्स में आती है, जो सिग्मा की जो वैल्यू होती है वो लगभग 0.2 से लेके 0.4 तक आती है। ये हमारी इसकी प्रैक्टिकल वैल्यू है।
और ये हमारे पास थियोरिटिकल वैल्यू है पॉइजन्स रेशियो। अब जब भी हमारे पास मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस आएगा या बल्क मॉडुलस आएगा या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी आएगा, तो हर केस में पॉइजन्स रेशियो का रोल होगा। तो पॉइजन्स रेशियो के साथ इनके आपस में क्या रिलेशन है वो मैं आपको बताता हूं। कोई डेरिवेशन नहीं करनी है, आपको सिर्फ नोट करना है, ये याद रखना है इनको। रिलेशन बिटवीन यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड पॉइजन्स रेशियो। तो सबसे पहला y is equals to 3 times of b 1 minus twice of Poisson's ratio, Young's modulus of bulk modulus का रेशियो रिलेशन। दूसरा 9 upon y is equals to 3 upon eta plus 1 upon b। ये रिलेशन बना हमारे पास किस किस के बीच में, यंग्स मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और बल्क मॉडुलस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे पास कई बार पूछ लिया जाता है। तीसरा यंग्स मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी में रिलेशन, y is equals to twice of eta 1 plus Poisson's ratio। तो ये तीन रिलेशन हुए यंग्स मॉडुलस का बल्क के साथ, यंग्स मॉडुलस का मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के साथ, और इन तीनों का। अगर आपको ये दो याद हैं तो बेटा आप इसको आराम से निकाल सकते हैं। आप यहां से सिग्मा की वैल्यू निकालो, यहां से सिग्मा की वैल्यू निकालो, दोनों को बराबर कर दो, यही रिलेशन बन के आएगा आपका। क्लियर? तो ये हमारे पास इन तीनों में रिलेशन होगा। अब इसमें कुछ छोटा छोटा सा टॉपिक रह गया कि जब स्ट्रेच वायर को स्ट्रेच करते हैं उसकी पोटेंशियल एनर्जी में किस तरीके से चेंज होता है, इलास्टिसिटी को कौन कौन से फैक्टर्स हमारे पास चेंज करते हैं। तो कुछ छोटे मोटे चैप्टर्स टॉपिक्स रह गए, कुछ इसके एप्लीकेशंस रह गए, उनको एक साथ डिस्कस करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स के साथ। तो जो जितना भी बचा हुआ है उसको हम कल कंप्लीट करते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं।